ऑल राइट क्लास, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो अभी तक जो है हम इस कोर्स में क्या कर चुके हैं, ठीक है। एक हमने देखा था कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी भी प्रोग्राम में। उसके लिए हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट किया था। फिर हमने एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट किया था कि आप वेरिएबल्स को और लिटरल यानी एग्जैक्ट वैल्यूज़ को अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन रन करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन, तो वो कैसे किया जाता है, उसमें बॉड मैच के रूल्स क्या होते हैं और उसमें प्रेसिडेंस के रूल्स क्या होते हैं। और अगर दो ऑपरेटर हैं जो कि एक ही प्रायोरिटी लेवल पे हैं, तो इन दैट केस उसे लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट किया था कि आपके पास कोड में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जो जो कि आप रन करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 50 का मतलब है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम है या इक्वल है, तो इन दैट केस अब उस इफ की बॉडी में जो भी कोड होगा वो रन कर दिया जाएगा। एल्स हमने देखा था कि अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो आपके पास ऑप्शन होती है कि कोई और पीस ऑफ कोड है जो कि आप रन कर सकें, ठीक है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट थी और इसमें हमने फिर ये भी देखा था कि किस तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन होती क्या है, एंड और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो सारा हमने देखा था, ठीक है। फिर उस चीज़ को हमने कंटिन्यू किया था आइट्रेशन में कि आपने एक ही पीस ऑफ कोड है उसे आपने मल्टीपल टाइम्स रन करना है, तो वो किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे वो हमने फॉर लूप्स के थ्रू भी देखा था, वाइल लूप्स के थ्रू भी देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप आप नेस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर एक तीसरा लूप आप नेस्ट कर सकते हैं। जितने मर्जी आपने लेवल तक जाना है आप मल्टीपल लूप्स को नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हम सब कुछ देख चुके हैं। आज जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है वो अरेज क्या है। अरे का क्या मतलब होता है कि बेसिकली कुछ सिनेरियो होते हैं जहां अभी तक जो हमने वेरिएबल्स की बात की थी, तो एक वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक पीस ऑफ डेटा होता है। यानी किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो एक वेरिएबल अगर मार्क्स बनाया है तो उसके अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट के ही मार्क्स होंगे, ठीक है। ओके, आपका मैंने अगर फोन नंबर सेव करना है किसी एक स्टूडेंट का, तो मैं वेरिएबल फोन बना के उसके अंदर आपके सिर्फ एक स्टूडेंट के नंबर को स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। इन सम केसेस आपको एक कलेक्शन चाहिए होती है, यानी सिर्फ एक पीस ऑफ डेटा ना हो, मल्टीपल रिलेटेड पीसेस ऑफ डेटा के। कोई एग्जांपल देगा? हाँ जी क्लास, एग्जांपल्स। कोई ऐसा सिनेरियो बताएं जहां पे आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए हो। हाँ जी, एनी आइडियाज? ऑलराइट क्लास, ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है कि मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो वो तो एक वेरिएबल बन जाएगा। कलेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि मैंने अपनी पूरी क्लास के जिसमें 50 स्टूडेंट हैं उन सारों के मिड टर्म मार्क्स स्टोर करने हैं, तो वो एक वेरिएबल के अंदर एज सच नहीं आ सकते, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक स्टूडेंट का नंबर स्टोर करना था उसके लिए तो एक वेरिएबल सफिशिएंट है, पर अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स के नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए फिर आपको जो अभी तक हम वेरिएबल करते आए थे उससे बढ़ के कुछ चाहिए होगा। यानी एक ऑप्शन क्या हो सकती है, एक ऑप्शन ये हो सकती है कि मेरी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं उनके मैंने मार्क्स को स्टोर करना है, तो मैं एक वेरिएबल बना दूं इंट स्टूडेंट मार्क्स 1। अगले स्टूडेंट के लिए मैं एक वेरिएबल बना दूं इंट स्टूडेंट मार्क्स 2। तीसरे स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बना दूं इंट स्टूडेंट मार्क्स SM3, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूं, अगर 50 स्टूडेंट हैं तो मैं 50 इस तरह से वेरिएबल बना दूं। इसमें क्लास आपको कोई मसला नजर आता है? हाँ जी क्लास। अगर प्रोग्राम काफी लेंथी नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपका प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा।
ठीक है, यानी अगर 50 की बजाय मेरी क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं तो फिर मैं 150 वेरिएबल बनाऊंगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ से आगे भी इस चीज को लेके जाए। आगे ये है कि लेट सपोज मैंने आप लोगों की क्लास एवरेज निकालनी है, तो क्लास एवरेज क्या होगी? लेट सपोज 50 स्टूडेंट हैं, तो मैं क्या करूंगा? क्लास एवरेज इज इक्वल टू SM1 पहले स्टूडेंट के मार्क्स प्लस SM2 प्लस SM3 प्लस SM4। ये आपको नजर आ रहा है क्या हो रहा है? यानी कितना वक्त जाया हो रहा है हमारा। अब ये चीज काफी में टाइम। 50 दफा, अगर ये चीज में 50 दफा लिखूंगा तो आपका कोड कैसा हो जाएगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। काफी लेंथी हो जाएगा सर। ठीक है ना, वो एक स्टेटमेंट भी इतनी लंबी हो जाएगी, ऊपर से इसके अंदर कोई एक भी चीज गलती से टाइप करना मैं भूल गया, फॉर एग्जांपल SM2 लिखना भूल गया, तो वो क्लास एवरेज भी खराब हो जाएगी। तो यानी 50 150 स्टूडेंट्स का अगर मैंने लिखना है, मार्क्स स्टोर करने हैं, तो अगर 50 वेरिएबल बनाने शुरू कर दूं तो वो एक तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर उससे एक्सप्रेशन जो है वो भी मेसी हो जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली वो मैनेजेबल, वो फिजिबल है ही नहीं। तो उसके लिए हमें फिर कोई और तरीका निकालना पड़ता है। यानी आइडियली हमें चाहिए कि एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल के अंदर सारे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो किसी तरीके से फिट आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम अरेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अरे बेसिकली होता क्या है? एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा आइटम्स की। ठीक है, और इसमें जो है अरे का नाम जो है वेरिएबल का, हर वेरिएबल का एक नाम होता है, तो अरे का भी एक नाम होता है और अरे की भी एक टाइप होती है। जैसे आपका एक रेगुलर वेरिएबल है, आप समझें कि अरे भी एक वेरिएबल है, उसका नाम होगा और उसकी टाइप होगी। फर्क चीज क्या होती है कि अरे का जो है, अनलाइक अदर वेरिएबल्स, अरे वेरिएबल में आप साइज भी स्पेसिफाई करते हैं कि इस अरे का साइज क्या है, विच मीन्स कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी होंगी। सही है, और दूसरी बात है कि ये साइज जो है ये फिक्स्ड होता है। यानी एक दफा आपने अरे को डिक्लेयर कर दिया कि इसकी टाइप ये है, इसका नाम ये है और इसका साइज ये है, तो अब थ्रू आउट द प्रोग्राम जब तक उसका स्कोप रहेगा, उस स्कोप के अंदर वेरिएबल का नाम साइज चेंज कर सकते हैं, ना आप उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। और एक बात याद रखें कि अरे जो है वो रैम के अंदर कंसेक्यूटिव लोकेशन पे पड़ा होता है, मेमोरी लोकेशन पे। यानी अगर अरे का पहला एलिमेंट इस जगह पे पड़ा हुआ है, यानी स्टूडेंट मार्क्स पहला वाला जो था, तो अगला वाला उसके फौरन बाद रैम में पड़ा होगा, उससे अगला वाला उसके फौरन बाद पड़ा होगा रैम में। ये नहीं होता अरे में कि आपका एक सेल इधर पड़ा हुआ है, कोई दूसरा सेल लेट्स सपोज इधर पड़ा हुआ है, ऐसे चौथे स्टूडेंट के मार्क्स इधर पड़े हुए हैं, पांचवें स्टूडेंट के मार्क्स इधर पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं होगा। जब भी आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो जितना अरे का साइज है उतनी रैम में जगह आपको एलोकेट हो जाती है, और उसके अंदर जो है एक एक करके वो सारी वैल्यूज पड़ी होती हैं। ठीक है, और ये बात अभी आपको शायद अहम ना लगे, आगे जाके हमने एक पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट करना है, तो वहां पे ये चीज हम ज्यादा क्लियरली देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। एनी क्वेश्चन क्लास? जहां तक पॉइंट क्लियर है, मोटिवेशन समझ आ गई अरे इसकी? ऑल राइट देन, मूविंग ऑन। अरे डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, सबसे पहले आप वेरिएबल की टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, और फर्क चीज क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप अरे का साइज भी स्पेसिफाई करते हैं। यानी नॉर्मल वेरिएबल, रेगुलर जो वेरिएबल्स थे उसमें और अरे में सिर्फ ये फर्क है कि अरे डिक्लेयर करते हुए आप उसका साइज भी स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो यानी इस केस में क्या हो रहा है कि आपका एक अरे है जिसके अंदर मार्क्स स्टोर्ड होंगे, मार्क्स की टाइप इंटीजर होगी, और कितने मार्क्स स्टोर होंगे? 50 मार्क्स, 50 इंटीजर्स का अरे बन गया। ठीक है, रैम में आपके ख्याल में कितनी जगह एलोकेट होगी? जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो वेरिएबल के लिए एक सेल आपकी रैम में एलोकेट हो जाता था, पर यहां पे तो आपका एक पूरा अरे है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। तो बेसिकली आपका इंटीजर जो है अगर 4 बाइट का है तो दैट मीन कि 4 × 50
कुछ 200 बाइट्स जो है वो आपकी एलोकेट हो जाएंगी रैम में, ठीक है। इन 200 बाइट में सिर्फ और सिर्फ ये पूरा अरे पड़ा होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया होता इंट एम लेट सपोज, तो कितनी जगह एलोकेट होनी थी रैम में? अगर 4 बाइट का इंटीजर है तो दैट मीन कि सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट्स एलोकेट होनी थी। और अब क्योंकि ये अरे है इस केस में, तो क्योंकि ये अरे है तो अब 50 एलिमेंट है, तो दैट मीन कि 50 इंटीजर्स जितनी जगह जो है वो रैम में एलोकेट हो जाएगी, सही है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल है कैरेक्टर नेम 255। इसका मतलब है कि आप एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, उस अरे में 255 कैरेक्टर्स की जगह है अवेलेबल, ठीक है। और इस अरे का साइज कितना होगा कि कैरेक्टर अगर 2 बाइट्स का है तो 255 इंटू 2 इतनी रैम में जगह एलोकेट हो जाएगी। और अगर कैरेक्टर 1 बाइट वाला है तो रैम के अंदर सिर्फ 255 बाइट्स एलोकेटेड होंगे, ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक दफा आपने अरे डिक्लेयर कर दिया है तो उसकी साइज और उसके टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको एक नया अलग अरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अरे को इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका क्या होता है, आप सिंपल लिखें अरे की टाइप, अरे का नाम, ठीक है, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं साइज जो है वो आप स्पेसिफाई कर दें, और फिर आप क्या करेंगे, इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप कॉमा सेपरेट करके लिख देंगे, ठीक है। यानी इस केस में क्या हो रहा है कि अरे का जो पहला सेल होगा, पहली वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, अगली वैल्यू 9 होगी, उससे अगली वैल्यू 10 होगी, फिर 5, फिर 9। यानी इसे ऐसे देख लें कि मार्क्स अगर अरे जब आपने डिक्लेयर किया है तो रैम में जो मार्क्स का पहला सेल है वहां पे 8 पड़ा होगा, रैम के अगले सेल में 9 होगा, उससे अगली लोकेशन में 10, उससे अगली लोकेशन में 10 होगा, फिर 5 और फिर 9, ठीक है। तो ये रैम के अंदर एक पूरा आपका अरे डिक्लेयर हो गया, क्रिएट हो गया, जगह एलोकेट हो गई है और वैल्यूज भी आपने असाइन कर दिया, ठीक है। तो एक ये तरीका है इनिशियलाइज करने का। यहां पे एक बात याद रखें कि अगर आपने अरे में इनफ इनिशियलाइजर नहीं डाले, यानी लेट सपोज इस केस में आपने 8, 9, 10 करके इन दो को नहीं डाला था, तो अब क्या होगा कि पहला एलिमेंट 8 होगा, अगला 9 होगा, अगला 10 होगा, और उसके बाद जितने रह गए हैं जो कि आपने इनिशियलाइज नहीं किए, बाय द वे ये फिर कॉमा भी नहीं होगा इधर, एक मिनट, ये भी नहीं होगा, हाँ। तो बाकी जितने एलिमेंट्स रह गए हैं उनकी जगह पे 0 आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। और इसका एक फायदा क्या है कि अगर आपने पूरे के पूरे अरे को इनिशियलाइज करना है 0 पे, तो आप क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक 0 डाल दें। इससे क्या होगा कि पहला एलिमेंट जो है अरे का, जो पहली वैल्यू है वो 0 आपने खुद किया, और बाकी अरे का साइज 5 था और बाकी एलिमेंट्स आपने स्पेसिफाई नहीं किए, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है, कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली उन सारों को 0 कर देगा। बाय द वे ये आप नहीं कर सकते कि आप इसकी बजाय ऐसे लिख देते, ऐसे नहीं आप कर सकते थे। कोई एक वैल्यू तो आपको देनी पड़ती है, तो वो अगर आप 0 देंगे तो दैट मीन कि पहली वैल्यू 0 होगी और बाकी जो आपने मिस कर दी है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती हैं। अगर यहाँ पे 0 की बजाय आपने 1 डाला होता तो पहली वैल्यू अरे की 1 हो जाती और बाकी सारी जो आपने नहीं डाली, स्पेसिफाई की थी, वो सारी 0 हो जाती, ठीक है। तो ये एक चीज देख लें। और याद रखें कि अगर आपने अरे इस्तेमाल करना है तो अक्लमंदी होती है कि उसे इनिशियलाइज कर दें टू 0। क्यों? क्योंकि अब या कोई भी वैल्यू जो आपके प्रोग्राम को चाहिए, अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते अरे को, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपने लेट सपोज अरे बना दिया है, उसके 5 सेल हैं, ठीक है, 5 सेल है, और जहां पे अगर आपने कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की, ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली इसे 0 नहीं डालेगा, यहाँ पे गार्बेज पड़ी होगी। गार्बेज का मतलब है कोई पहले से शायद वैल्यू पड़ी हो,
ठीक है, यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है अगर आपने क्लियर नहीं किया था तो क्या होगा कि आपके प्रोग्राम में कोई गार्बेज आ सकती है, आपकी वैल्यूज मैस अप हो जाएंगी। यानी इस चीज का क्या मतलब है, लेट सपोज मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैंने पहले के मार्क्स एंटर कर दिए, दूसरे के मार्क्स एंटर कर दिए, तीसरे के मार्क्स एंटर कर दिए, चौथे के मार्क्स एंटर कर दिए और पांचवें ने एग्जाम दिया ही नहीं था। तो अगर मैंने उसके मार्क्स एंटर नहीं किए और अगर मैंने अरे के इस सेल को जो है जीरो नहीं किया था शुरू में, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई गार्बेज पड़ी होगी। तो अगर मैं उस गार्बेज को इन बाकी सारों में ऐड करके एवरेज कैलकुलेट करता हूं तो वो एवरेज भी फिर गार्बेज ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, अक्लमंदी होती है कि जो भी अरे के सेल हैं सबसे शुरू में उन सारों को आप जीरो पे इनिशियलाइज कर दें। ठीक है, ताकि अब जो भी आपने वैल्यू इस्तेमाल करनी है उसमें आप खुद या तो वैल्यू डालें या फिर उसमें जीरो पड़ा होगा जो कि आपके सम्स वगैरह को, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक इनिशियलाइजेशन का तरीका है। अगला पॉइंट है कि अगर आपके इनिशियलाइजर जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी अरे का साइज 5 है और आपने 6 यहाँ पे एलिमेंट डाल दिए, यानी इसकी बजाय कॉमा करके आपने कोई एक और नंबर डाल दिया 33। अब क्या हो रहा है कि आपका साइज 5 है और आपने एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट डाल दिए हैं। तो ये जो है आपका कंपाइलर जो है वो उस प्रोग्राम का एरर जनरेट कर देगा, कंपाइल ही नहीं करेगा। वो आपको कह देगा कि आपका अरे का साइज 5 है पर आपने इसके अंदर 6 एलिमेंट डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो एरर आ जाएगा और उसे आपको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि अगर आपने अरे जो है उसका साइज आपने स्पेसिफाई नहीं किया, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को आपने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, तो इन दैट केस आपने जो इनिशियलाइजर स्पेसिफाई किए हुए हैं उनकी बेसिस पे आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर लेगा कि इस अरे के अंदर 5 एलिमेंट है तो उसका साइज 5 होगा। ठीक है, यानी अगर आपने इनिशियलाइजर दे दिए हैं तो फिर आप साइज को स्पेसिफाई ना भी करें, ठीक है, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर लेता है कि साइज क्या है। और अगर आपने साइज दे दिए तो फिर मेक श्योर कि जो इनिशियलाइजर लिस्ट है उसके अंदर या तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या कम हो। ज्यादा होंगे तो आपका एरर आ जाएगा और कम हुए तो फिर जितने एलिमेंट कम है वो बाकी सारे जो है वो जीरो हो जाएंगे, कंपाइलर उन सारों को जीरो कर देगा। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट, ठीक है। और बाय द वे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इन्हें सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, ये साइज स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जब अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तब जब आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो वो बेसिकली उस अरे का साइज स्पेसिफाई करने के लिए है। यानी यहां पे हमने साइज स्पेसिफाई किया है कि मार्क्स अरे का साइज 5 है। ठीक है, इसके अलावा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो होते हैं वो अरे के एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी अभी तक तो हमने सिर्फ यही बताया कि अरे डिक्लेयर कैसे हो रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हमने ये बात नहीं की कि अरे का चौथा एलिमेंट है उसकी वैल्यू रीड करनी है तो कैसे रीड करेंगे, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो उसके लिए भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। पर पहली बात याद रखें कि अरे का काउंट जो है C++ में वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी पहला एलिमेंट जो है ये एलिमेंट 0 होगा, ये अगला एलिमेंट 1 होता है, ये सेकंड, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट नंबर 3 है एंड सो ऑन। काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है C++ में। कुछ लैंग्वेजेस हैं जहां पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है, पर C++ में अरे का जो पहला एलिमेंट होगा उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब इस जुमले का क्या मतलब है, तो उसका सिंटैक्स देखें। तो अगर मैंने ये लिखा है सी इन मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 0, बाय द वे यहां पे मैं सेमीकोलन डालना भूल गया हूं। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि यूजर से एक वैल्यू रीड करो और वो वैल्यू कहां पे डालनी है, मार्क्स का जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, जो कि ये वाला है। यानी इस चीज को आप ऐसे विजुअलाइज करें
कि आपका जो अरे होता है, जब आप अरे क्रिएट करते हैं तो पहला एलिमेंट जो होता है, लेट्स सपोज ये एम है, ये M0 है, अगली जो लोकेशन है रैम में वो M1 है, उससे अगली लोकेशन M2 है, M3 और M4। अब एक चीज यहां पे देखें कि M5 होगा कि नहीं होगा आपके ख्याल में? M बाय द वे मार्क्स है, मैंने M लिखे जगह बचाने के लिए। M5 आप अरे का जो अगला एलिमेंट है वो M5 होगा कि नहीं, क्या ख्याल है आपका? डिक्लेरेशन देख लें इसकी। ये अरे डिक्लेयर किया है, इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 5। तो मार्क M5 जो है वो आपके ख्याल में अरे में होगा कि गलती है? अरे में कितने एलिमेंट हैं? 5 5 एलिमेंट्स हैं। हमने अरे जब डिक्लेयर किए तो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। यहां पे इस रैम में मैंने जो शो किए कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली 6 एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते ना। तो एक बात याद रखें कि जब अगर अरे का साइज 5 है तो दैट मीन्स कि अरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो M0, M1, M2, M3, M4 तक होंगे। अरे का साइज अगर 10 है तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे रैम में? M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9। ठीक है, तो ये बात बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है शुरू में कि अगर आपने अरे के 10 एलिमेंट्स बनाए हैं तो आप M10 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि M10 जो है वो एक्चुअली 11th एलिमेंट है, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो कोड हमने लिखा था ये बेसिकली क्या कर रहा था कि आपका जो M0 है, आप यूजर से एक वैल्यू लेके M0 के अंदर राइट कर देगा। ठीक है, अदर वे राउंड देखें तो अगर आपने सी आउट किया है एसटीडी सी आउट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट्स 1, और बाय द वे यहां पे मैं सेमीकोलन डालना भूल गया। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा कि मार्क्स 1 यानी ये वाला जो एलिमेंट है, यहां पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, जो भी वैल्यू, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बस एक ही चीज समझनी है, वो ये है कि आप एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ तो काम करना जानते हैं। यानी सी इन मार्क्स जब आप करते थे तो आपको पता था कि एक वेरिएबल है जिसका नाम मार्क्स है और उसके अंदर यूजर से वैल्यू लेके पुट कर दो। अब फर्क सिर्फ ये हुआ है कि मार्क्स के साथ हमने ये भी स्पेसिफाई कर दी है कि मार्क्स के किस वाली वैल्यू की बात हो रही है, पहली वैल्यू की, दूसरी वैल्यू की, तीसरी, चौथी, कौन सी वैल्यू। ठीक है, तो एक नाम को इस्तेमाल करते हुए आप इन सारी वैल्यूज को जो है एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करके। आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और इसके अंदर आप इंडेक्स बता देंगे कि किस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। इसके हम एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये है कि अभी तक हमने जो इनिशियलाइजेशन की है, हमने एक अरे बनाया था, उसमें 5 एलिमेंट्स थे और हमने ये 5 वैल्यूज जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दी हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपको कहता हूं कि एक अरे है, उसमें हमने वैल्यूज डालनी है, पर अरे का साइज 1 मिलियन है। तो आप इस तरीके से 1 मिलियन वैल्यूज डाल सकते हैं अपने कोड में? नो सर। ठीक है, आपको कुछ दिन लग जाएंगे वो कॉपी करने में, और चांसेस आर के एंड पे आप यकीनन कोई गलती भी कर देंगे। ठीक है, तो मिलियन वैल्यूज अगर आपने डालनी है तो एक सिंपल अप्रोच है, और वो एक बात याद रखें कि प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी काम है जो कि आपने बहुत ज्यादा दफा रिपीट करना है, तो वो क्लियर कट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है, सिनेरियो है जहां पे आप लूप इस्तेमाल करेंगे, आइट्रेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आपने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है तो ज्यादा जो कॉमन टेक्निक होती है वो होते हैं लूप्स इस्तेमाल करके। ठीक है, यानी लेट सपोज आपके पास एक प्रोग्राम है, आपके पास एक अरे है जिसके हर एलिमेंट में आपने वैल्यू 10 लिखनी है।
यानी लेट्स सपोज वैल्यू 0 होती फिर तो सिंपल था, फिर आप क्या करते, इंट अरे का नाम उसका साइज और कर्ली ब्रेसेस में आप 1 0 डाल देते हैं। 1 0 डालने का क्या मतलब है कि कंपाइलर पहली वैल्यू को 0 कर देगा और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपने क्योंकि नहीं स्पेसिफाई की तो कंपाइलर अपनी तरफ से उसे 0 कर देगा। ठीक है, तो 0 वाला एग्जांपल तो सिंपल है, पर अगर 0 की बजाय मैं चाहता था कि सारी वैल्यूज 0 की बजाय मैं चाहता था कि सारी वैल्यूज 10 हो, तो अगर मैं ये करूंगा तो ऑब्वियसली दिस वुड नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट 10 हो जाएगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंपाइलर उन सारों को ऑटोमेटिकली 0 कर देगा, तो हमारा मकसद मारा गया। हम चाहते थे कि सारे एलिमेंट जो है वो 10 ही हो जाए, तो उसके लिए आप लूप इस्तेमाल करेंगे। क्लास इसका कोड लिखें, आप खुद से लिखें, उसके बाद उसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक अरे डिक्लेयर करना है जिसका साइज 10 होगा, ठीक है, या जो भी साइज आपने रखना है, और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की वैल्यू 10 होनी चाहिए। चलें, यू हैव 3 मिनट्स, ट्राई करें इसे। और ये आपकी हेल्प के लिए। ऑलराइट क्लास, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल है, ठीक है। लेट सपोज आपने एक अरे डिक्लेयर किया, उसका साइज 50 है, तो आप क्या लिखेंगे, इंट अरे का नाम मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज विच इज 50। ठीक है, अब आप एक लूप रन करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 50 आई प्लस प्लस, यानी लूप का 0 से शुरू होके लेस देन 50 यानी 49 तक जाएगा। और उस लूप के अंदर आप उसकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, सिंपली मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडेक्स है, यानी आई पहले 0 होगा, फिर आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टिल 49, और उसको आप इक्वल टू 10 कर रहे हैं। यानी इस चीज को आप ऐसे देख लें, लेट्स सपोज रैम बना के देखते हैं।
पहले आई 0 है, तो यहां पे जो है वैल्यू 50 आ जाएगी, सॉरी वैल्यू 10 आ जाएगी। यार क्लास मेरा माउस आज बहुत खराब है, तो आई एम नॉट श्योर क्या मसला है इधर, अभी मैं बुला के चेक करवाता हूँ। ठीक है, अगला जो सेल है, अगली आइट्रेशन लूप की होगी, तो उसमें आई की वैल्यू 1 होगी, तो दैट मीन्स कि इस जगह पे 10 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 होगी, तो जहां पे वैल्यू 10 लिखी हुई आ जाएगी। और ये कब तक चलेगा, आखिरी वैल्यू क्या होगी, M49, और यहां पे क्या वैल्यू होगी, 10 होगी। अब एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि अरे जो है, अगर अरे का साइज 50 है तो आपने लूप 0 से 49 तक चलाना है, क्योंकि पहला एलिमेंट जो होता है वो 0th एलिमेंट होता है, और अगर 50 का साइज है तो दैट मीन कि आखिरी एलिमेंट जो है वो 49 होगा, उसका जो पोजीशन है। ठीक है, तो आपने लूप जो है वो, अगर अरे का साइज 50 है तो आपने लूप i इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक नहीं चलाना होता, आपने लूप 0 से लेके 49 तक चलाना होता है। सिमिलरली अरे का साइज अगर 10 था तो आपका अरे जो है, लूप जो है वो 0 से लेके 9 तक चलता, ना कि 1 से लेके 10 तक। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि C++ में पहला एलिमेंट जो होता है उसकी पोजीशन 0 होती है, अगले एलिमेंट की पोजीशन 1 होती है, उससे अगले की पोजीशन 2 होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी जो भी पोजीशंस है, जो काउंट है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है क्लास? एनी क्वेश्चंस? और ये लूप आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अरे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सारी इनिशियलाइजेशन आप लूप्स के अंदर कर रहे होंगे। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो मुझे रोक लें, इस पे दोबारा बात कर लेते हैं। सर ये जो आपने 10 लिखा है कि अरे का साइज है या क्या है? मैंने 2 एरोज बनाए हैं, अरे का साइज क्या है मुझे बताएं। 50। 50 है अरे का साइज। जब मैंने डिक्लेयर किया, साइज सिर्फ और सिर्फ वहां पे बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो आप साइज नहीं बता रहे होते, वो आप बता रहे होते हैं कि वो फिर बता रहे होते हैं कि अरे की किस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, पहले सेल की अरे के, कि दूसरे सेल की, कि तीसरे सेल की। और जब उसे आप इज इक्वल टू 10 करते हैं तो दैट मीन्स कि दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, कि अरे की जो भी ith लोकेशन है उस पे हम 10 को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ओके। जी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप ही जवाब दें मुझे। यहां पे मैं 10 की बजाय अगर ये कर दूं आए, तो अब ये कोड क्या करेगा बताएं। 0 इज इक्वल टू 0 के साथ आई साइन हो जाएगा। मुझे बताएं अरे की वैल्यूज क्या होंगी, बस ये बता दें। पहली वैल्यू 0 क्या होगी अरे की, 0। 0 अगली वैल्यू, साथ आई आएगा साथ। अगली वैल्यू आए होगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं बताएं नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 1। यहाँ पे 2। यस, समझ आ गई आपको? ये जो है जी असाइनमेंट हो रही है, इसकी राइट हैंड साइड पे जो भी आपने चीज लिखी हुई है वो आप अरे के उस सेल को असाइन कर रहे हैं। तो आई 0 है तो यहाँ पे 0 साइन हो रहा है, जी आई 1 है यानी अरे का 1 वाला एलिमेंट, तो वहां पे 1 आ जाएगा। आई 2 है यानी एम स्क्वायर ब्रैकेट, यार इसका माउस बहुत ही खराब है आज, एम स्क्वायर ब्रैकेट 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एम स्क्वायर ब्रैकेट 3, तो इस पोजीशन पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो ये बेसिक आप लूप के अंदर असाइनमेंट कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस या शुड वी मूव ऑन? अब क्लियर है आपको? यस यस सर। सर। ऑलराइट, परफेक्ट। ठीक है क्लास, आपके पास 2 मिनट है, ये प्रोग्राम पढ़ें और इसकी आउटपुट जो है वो निकाल लें। और कोई चैट विंडो में अगर लिख सकते हैं तो चैट विंडो में फिर सोल्यूशन दे दें, मैं उससे डिस्कस कर लूँ।
चले शुरू करें। आपने सिर्फ प्रोग्राम पढ़ के इसकी आउटपुट बतानी है और चैट विंडो में लिखते हैं। हाँ जी, आज चैट विंडो में आंसर लिखते हैं जिसका हो गया है, ताकि हम डिस्कस कर सकें उसे। हाँ जी क्लास, एनी आइडियाज? ऑलराइट, सबसे पहले आपने एक अरे डिक्लेयर किया है, रैम बना लेते हैं इसकी। अरे है, उसका नाम 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 भी अरे है बाय द वे, और उसका जो पहला एलिमेंट है वहां पे 4 पड़ा हुआ है। अगला एलिमेंट जो है 5 पड़ा हुआ सर। 5 है। अगला एलिमेंट 6 7 8। ये आपका अरे पड़ा हुआ है। पहली लोकेशन में 4 है, अगली लोकेशन पे 5 है, उससे अगली पे 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब आप एक लूप रन कर रहे हैं फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5। ठीक है, ओके। i इज इक्वल टू 1 लेस देन 5 है, यस ट्रू, लूप की बॉडी में है। और सी आउट क्या करना है, ये मैं स्क्रीन बना देता हूं, कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, सी आउट क्या करना है, अरे वन, इस चीज को सी आउट करना है। तो अरे 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर 5 आ जाएगा। अगली आइट्रेशन होगी i इज इक्वल टू 2 लेस देन 5 है, यस 2 लेस देन 5 है। तो आपने सी आउट क्या करना है, अरे 2, अरे 2 में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, तो स्क्रीन के ऊपर न्यू लाइन पे 6 आ जाएगा। अगली आइट्रेशन i प्लस प्लस हुआ है, तो i इज इक्वल टू 3 इज लेस देन 5, यस। अरे 3 पे क्या चीज पड़ी हुई है, 7 पड़ा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर 7 आ जाएगा। अगले आइट्रेशन में क्या होगा, i इज इक्वल टू 4 है, 4 लेस देन 5 है, यस। तो अरे 4 में जो चीज पड़ी हुई है वो सी आउट कर देंगे, विच इज 8।
अगली आइट्रेशन में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 5, 5 लेस देन 5 है, नो कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप से बाहर आ जाएंगे, रिटर्न 0 होगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर 5 6 7 8 लिखा हुआ आ गया। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गलती से 4 भी डिस्प्ले कराया अपने आंसर में? ठीक है, और ये बाय द वे ये जान के मैंने एग्जांपल दिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये गलती होगी और ये बहुत ज्यादा लोगों से गलती होगी, यानी मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर आधी क्लास ने ये गलती कर दी हो। ठीक है, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट कि इस गलती से आपने सीखना है। आपको ये चीज इस गलती के बाद क्लियर हो जानी चाहिए कि अरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो अरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0 होता है, दूसरा एलिमेंट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट 1 वाला होता है, तीसरा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट 2 वाला होता है, और आखिरी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट जो भी साइज है उससे -1। यानी यहाँ पे अरे का साइज 5 है, तो आखिरी एलिमेंट जो है वो अरे स्क्वायर ब्रैकेट 4 होगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और लूप जो है मेक श्योर इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, और ये शुरू में आप हमेशा गलती करेंगे। वो क्या गलती होगी कि अरे का साइज 5 है ना, तो आप लूप आई लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 पे लूप चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, फिर 3 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा, और फिर 5 पे भी चलेगा। पर मुझे बताएं कि अरे स्क्वायर ब्रैकेट 5 ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नो। एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5 एलिमेंट है, अरे 0, अरे 1, अरे 2, अरे 3, अरे 4, बस। अगर इसके द बाद वाले को आप एक्सेस करना चाहेंगे तो आपका कंपाइलर आपको एक एरर दे देगा विच इज अरे आउट ऑफ बाउंड एरर, कि अरे का जो लिमिट था आपने उस लिमिट से आगे जाके उससे बाहर जाके किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की है। और बाय द वे ये गलती आप दोनों एंड में कर सकते हैं। आप ये वाली गलती भी कोई कर सकते हैं कि अरे लिख के आपने एलिमेंट कौन सा एक्सेस करना था आप -1 कर दें। -1 भी एलिमेंट नहीं है, पहला एलिमेंट 0 है। ये नहीं होता कि आप इसको 0 करके इसको -1 कर दें, इसको -2 कर दें, ऐसे नहीं होता। पहला एलिमेंट 0 से शुरू होगा, अगला 1 होगा, उससे अगला 2 होगा, उससे अगला 3 होगा, उससे अगला 4 होगा। देन सर हमें आई को 0 से इनिशियलाइज करवाना चाहिए ना फिर। पहला एलिमेंट हाँ, एक मिनट, आपने कहा कि आई इज इक्वल टू 0 से लूप शुरू करना चाहिए था। यस सर। आपके लूप का मकसद क्या था? अगर आपके लूप का मकसद था कि सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, तो फिर आप ठीक कह रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 0 से शुरू करना चाहिए था। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट्स की बात करनी है तो आई इज इक्वल टू 0 से आप शुरू करेंगे। पर मैंने जो है मेरा मकसद कुछ और था, मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आई इज इक्वल टू 1 किया है तो वो पहला एलिमेंट नहीं है, वो दूसरा एलिमेंट है, इसलिए मैंने ये किया है, क्योंकि मैं आपको गलती करवाना चाह रहा था ताकि आप गलती करें और उस गलती से सीखें। पर यस, आपकी बात दुरुस्त है कि अगर मेरा मकसद ये होता कि मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, तो फिर मेरा लूप जो है आई इज इक्वल टू 0 से शुरू होकर आई इज लेस देन 5 तक जाता। गुड ऑब्जर्वेशन। एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑल राइट। अब ये एक और प्रोग्राम है, अब इसकी जो है आउटपुट लिखें। ठीक है, और मेरा मशवरा होगा कि आप रैम के अंदर एक अरे की जगह बनाएं जिसके अंदर 5 सेल पड़े हों, और एक और जगह बनाएं जो कि इंट नम की जगह है और वहां पे 10 पड़ा हो, और फिर उसके ऊपर ड्राई रन करें प्रोग्राम की, यानी एक लूप जो है रन करें और बताएं कि लूप की हर आइट्रेशन में रैम का जो नम वाला सेल है उसमें क्या वैल्यू चेंज हो रही है, और जो अरे वाला सेल है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक दफा अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको विजुअलाइज ज्यादा अच्छा हो जाएगा, फिर आपको समझ ज्यादा बेहतर आ जाएगी। ठीक है, यू हैव 3 मिनट्स, इस चीज को कर लें कागज पेंसिल पे, और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलें।
ऑल राइट, ठीक है, एक स्टूडेंट का जवाब आ गया। क्लास इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, ड्राई रन करते हैं इस प्रोग्राम की। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 1 है। 1 लेस देन 5 है कि नहीं? यस है। तो आपने क्या करना है, नम इज इक्वल टू नम प्लस अरे 1, यानी अरे का जो पहला एलिमेंट है, सॉरी जो दूसरा एलिमेंट है, यानी अरे स्क्वायर ब्रैकेट 1, वहां पे क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। तो 5 आपने किसके अंदर ऐड करना है? नम के अंदर। नम में 10 पड़ा हुआ है, तो 10 प्लस 5 इज 15। और क्योंकि आपने नम इज इक्वल टू दैट किया हुआ है, तो दैट मीन कि यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू 2 हो गई है। 2 लेस देन 5 है? यस। दोबारा क्या होगा? नम इज इक्वल टू नम प्लस अरे 2। अरे 2 कौन सी लोकेशन है? ये वाली। नम में क्या पड़ा हुआ है? 15। 15 प्लस 6 करें क्या होता है? 21। तो यहां पे 21 आ जाएगा। ठीक है, अगली आइट्रेशन, आई की वैल्यू जो है, आई प्लस प्लस होगा तो आई 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन 5। यस। बॉडी में आएंगे और क्या करेंगे? नम इज इक्वल टू नम प्लस अरे 3। अरे 3 में 7 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नम में 21 है, 21 प्लस 7 करें क्या होता है? 28। ठीक है, ऑल राइट। अगली आइट्रेशन होगी, आई की वैल्यू 3 से अब 4 हो जाएगी। आई प्लस प्लस 4 इज लेस देन 5। यस ट्रू। क्या होगा? नम इज इक्वल टू नम प्लस अरे 4। अरे 4 में 8 पड़ा हुआ है, 28 प्लस 8 करें कितना होता है? 36। ठीक है, तो यहां पे 36 आ जाएगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू जो है वो 4 की बजाय 5 हो जाएगी। अब चेक करेगा कि 5 इज लेस देन 5। नो नो सर। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर निकलेगा। लूप के बाहर जो है स्टेटमेंट क्या है? सी आउट आई। आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। तो एक स्टूडेंट ने 4 प्रिंट कर दिया था। क्लास याद रखें, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। जब 4 है तो कंडीशन ट्रू है, विच मीन्स कि वो लूप की बॉडी में आएगा, उसके एंड पे आई प्लस प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू 5 हो गई है। और जब आई की वैल्यू 5 हुई है तब ये कंडीशन फॉल्स हुई है। तो यहां पे जब आप सी आउट कराएंगे आई, तो आई के अंदर 5 पड़ा होगा, 4 नहीं पड़ा होगा। तो इसी स्क्रीन के ऊपर 5 आ जाएगा। और अगला सी आउट क्या है? नम है। तो नम में क्या पड़ा हुआ है? 36 पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ना शुरू में जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो आप लूप रन करते वक्त एक रैम बना लिया करें और रैम के अंदर वैल्यूज लिख लिया करें,
ताकि आपको एक्चुअली नजर आ जाए कि क्या पड़ा हुआ है। यानी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सी आउट आई की जगह पे 4 प्रिंट किया होगा, जबकि आपको नजर आ रहा है कि रैम के अंदर 4 नहीं 5 पड़ा हुआ है। तो आपकी गलती जायज है, ठीक है, पर उस गलती से सीखें ताकि आइंदा वो गलती ना हो। तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि लूप जब खत्म होता है तो आई की जिस वैल्यू की वजह से कंडीशन फॉल्स हुई थी, आई की वही वैल्यू रहेगी लूप के बाहर भी, ठीक है। अगर आई की वैल्यू जो है 4 होती तो 4 पे कंडीशन ट्रू थी, 4 इज लेस देन 5, विच मीन कि वो अंदर आके दोबारा लूप रन करता। कंडीशन फॉल्स सिर्फ तब हुई है जब आई की वैल्यू 5 हुई है, तो इससे स्क्रीन के ऊपर 5 लिखा हुआ आएगा। एनी क्वेश्चन क्लास? हाँ जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, अब मेरा आपसे फिर एक सवाल है, ठीक है। आपके ख्याल में मैंने इंट आई इधर क्यों किया है? मैंने इस तरह की चीज क्यों नहीं लिखी थी कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू क्या है 1 है, आई लेस देन 5। यार ये माउस आज बहुत ही खराब है। और आई प्लस प्लस मैं ये भी तो कर सकता था ना। यस मैंने सर, ये आप कर सकते थे, पर इससे मैंने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? सर, इंट सर वो आई हमने लूप में भी इनिशियलाइज करवाना था, लूप से अगर पहले भी करवा दें तो एक चीज नहीं है। कोई इनसे डिसएग्री करता है? यस सर। सर सर आप हाँ जी, लूप के मुस्तफा, अंदर आप कुछ बोल रही करवाते हैं थी। ना, तो जो सी आउट एक होता मिनट है। मुस्तफा, आप क्या कह रही थी? आपने पहले बात की थी, अपना कंप्लीट कर लें जो कहना चाहती हैं। हाँ सर जो हमने इंट आई जो डिक्लेयर किया ऊपर, वो हमने हाँ होल जी, प्रोग्राम के लिए किया है। अगर हम इसके अंदर करेंगे तो वो लूप के अंदर ही रहेगा। एक्सलेंट बात की आपने, यस ये सर। हो गई है और आपको भी आता था। एक्सलेंट, आपने भी यानी ठीक सोचा था यार। गुड। इसका मतलब है कि आपको स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आना शुरू हो गया है, ठीक है। मसला क्या है इस कोड, मैंने ये ऐसे क्यों किया है कि यहां पे मैंने आई किया है, विच मीन्स के इस पूरे प्रोग्राम में इंट मेन में मैं कहीं पे भी आई को इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने इंट आई यहां पे किया होता, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो फिर क्या होना था कि आई जो है सिर्फ और सिर्फ यहां पे मैं इस्तेमाल कर सकता, इस जगह पे, इस करली ब्रेस से पहले, इस करली ब्रेस के बाद। यहां पे जो मैंने सी आउट आई किया है, वो कंपाइलर मुझे कहता है कि ये आई कहां से आ गया। कंपाइलर मुझे एरर दे देता कि ये आई कहां से आया है, ये आउट ऑफ स्कोप है, ये डिक्लेयर ही नहीं किया। क्योंकि जब आप आई इक्वल टू 1 इधर करते हैं, इंट आई इक्वल टू 1, तो उसका स्कोप फकत इस ब्लॉक तक का है। इस फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर आई एक्सेस हो सकते हैं, इस ब्लॉक से बाहर आप आई को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वजह है कि मैंने आई को यहां पे इनिशियलाइज कराया ताकि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक्सेस हो सके, ठीक है। एक्सेलेंट। जिन लोगों से ये हो गया था और जिनको नहीं समझ आई, जिनसे नहीं हुआ था, ये मिस हो गया था, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। कोर्स के एंड तक ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए स्कोप की। अगर कोर्स के एंड तक क्लियर नहीं हुई तब फिक्र वाली बात है। पहले 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा भी आप गलत करते हैं, एक्सपेक्टेड है कि गलत करेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, पर उस गलती से सीख जाएं, ठीक है। जितनी ज्यादा दफा गलती करेंगी वो आपको इवेंचुअली पक्का हो जाएगा, होपफुली, ठीक है। तो स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट याद रखते हैं और आगे ये मैं बार बार और एग्जांपल दूंगा जिससे ये ड्रिल इन हो जाए, आपके दिमाग के अंदर चीज बैठ जाए कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। तो जिन्होंने गलत किया है उनको भी वेल डन, और जिन्होंने ठीक किया है उनको भी वेल डन, ठीक है। एक सवाल आया है कि अगर मैं कर्ली ब्रेसेस को इसको बजाय मैं इसके बाद ले आता, यहां पे कर्ली ब्रेस क्लोज कराता,
तो फिर आई का मसला होना था स्कोप का, तो नहीं, स्कोप का मसला नहीं होना था। क्यों? क्योंकि आई अगर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 5 लूप बनाया आपने, तो वो फिर इस पूरे के अंदर उसका स्कोप होता। स्कोप कहां से कहा था कि करली ओपनिंग ब्रेस से लेके क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग Curly- करली ब्रेस से लेके क्लोजिंग करली ब्रेस तक क्या। तो करली ब्रेस जहां तक मैंने बनाया है क्लोजिंग, वहां तक स्कोप है। ठीक है, तो करली ब्रेस आप देखिए कि आपको समझ आ जाएगी। एनी अदर क्वेश्चन क्लास, कि शुड वी मूव ऑन? ऑलराइट देन, मूविंग Yes, ऑन। sir. ठीक है, अब एक और बात है कि अभी तक जो हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं उसके अंदर हमने सिर्फ या तो एग्जैक्ट वैल्यू दी थी 1 2 3 4 की तरह की, या फिर हमने एक वेरिएबल दिया था जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी, यानी आई में 0 था, आई में 1 था, आई में 2 था, एंड सो ऑन। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो इंटीजर हो। ठीक है, और एक और बात है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज पड़ी होती है उसको आप अरे इंडेक्स भी कहते हैं। अरे इंडेक्स का क्या मतलब है? लोकेशन ऑफ एन आइटम इन एन अरे, यानी अरे इंडेक्स 0 है तो उसका मतलब है कि अरे का जो 0 वाला आइटम है हम उसकी बात कर रहे हैं। अरे इंडेक्स 5 है तो इसका मतलब है अरे का जो 6th एलिमेंट है, यानी 0 1 2 3 4 5 वाली लोकेशन, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अरे इंडेक्स जो टर्म है ये आप काफी सुनेंगे अपने प्रोग्रामिंग जिंदगी में। ठीक है, तो अरे इंडेक्स का ये मतलब होता है कि आप किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे, तो अब यहां पे देखें, यहां पे हमने क्या किया, सी इन मार्क्स 1 + 2। इस चीज का क्या मतलब है कि हम बात कर रहे हैं मार्क्स इंडेक्स 3 की, कि आपने सी इन करा के मार्क्स इंडेक्स 3 पे जाके वैल्यू राइट करनी है। और इंडेक्स 3 का क्या मतलब है? पहला जो सेल है वो इंडेक्स 0 है, अगला सेल जो है वो इंडेक्स 1 है, उससे अगला सेल इंडेक्स 2 है, और उससे अगला सेल इंडेक्स 3 है। यानी इंडेक्स 3 जो है इन रियलिटी 4th एलिमेंट है अरे का। ठीक है, तो ये अरे इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, ये बेसिकली उसका एक अलग एक नाम रख दिया आपने। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, std सी आउट। अच्छा, यहां पे क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 2 और सी आउट हमने कराया है मार्क्स a + 1। तो इसका क्या मतलब है कि अरे का a में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो m 2 + 1 विच इज 3। तो इसका क्या मतलब है कि अरे का जो 4th सेल है या अरे इंडेक्स 3 आप कह लें, उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे सी आउट करा दो। मेरा मकसद क्या था इस एग्जांपल देने का, कि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल सकते हैं, चाहे आप a + 1 कर दें, चाहे 1 + 2 कर दें, बेशक आप डिवीजन भी कर दें, वो भी हो सकता था। यानी मैं ये भी कर सकता था कि मार्क्स अरे में a / 2 कर देता, तो a में 2 पड़ा हुआ है, डिवाइड बाय 2 किया, तो दैट मीन्स के रिजल्ट 1 आएगा, कि मैं अरे के 1 वाले एलिमेंट 1 इंडेक्स की बात कर रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि आपने Yes, sir. सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों के बीच में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल सकते हैं। a + 1 कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड ऑपरेशन कर दें, a + b कर दें, साइन थीटा कर दें, कॉस थीटा कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आ रहा है। पर साइन थीटा कॉस थीटा इंटीजर तो नहीं होता है, तो फिर आप कास्टिंग भी कर सकते हैं, ये मेरा मतलब है। यानी अगर आपका रिजल्ट जो है 2.5 आ रहा है, लेट्स सपोज कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसका रिजल्ट 2.5 है, तो आप उसे कास्ट कर दें इनटू एन इंटीजर, और फिर उसे आप सबस्क्रिप्ट के स्क्वायर के अंदर डाल दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। सर ये इंट कंपलसरी है इंटीजर में? इंटीजर होना लाजमी है क्लास, ये अच्छा कि आपने पूछ लिया ताकि सारों को क्लियर हो जाए। और क्यों लाजमी है? लेट्स सपोज ये अरे का सेल 1 है और ये अरे का सेल 2 है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, अरे का सेल 1.5 क्या होगा? कुछ हो सकता है? No, sir.
कुछ नहीं हो सकता, यानी मेमोरी लोकेशन या तो ये वाली आप एक्सेस करेंगे या ये वाली करेंगे, इनके बीच में तो कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होती ना, 0.5 वाली तो कोई मेमोरी लोकेशन नहीं ना, तो इसलिए अरे के सबस्क्रिप्ट के अंदर इंटीजर होना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हुए, क्योंकि 1.5 इज नो लोकेशन। रैम में लोकेशन 1 होगी, लोकेशन 2 होगी, लोकेशन 3 होगी, लोकेशन 3.5 कुछ नहीं होता, लोकेशन 3.25 कुछ नहीं होता। ठीक है, यस सर। आप किसी होटल पे जाते हैं तो होटल का कमरा नंबर 5 होता है, होटल का कमरा नंबर 10 होता है, कमरा नंबर 11 होता है, होटल का कमरा नंबर 11.5 तो नहीं होता ना, कि आपको रिसेप्शनिस्ट कह दे कि आप होटल के कमरा नंबर 11.5 में चले जाए, नहीं होता। तो वही चीज आप समझे कि ये होटल के कमरे हैं और उसमें आपका एक एग्जैक्ट कमरा होता है, कोई 0.5, 0.2, 0.3 इस तरह के कमरे नहीं होते। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। तो अब अगला जो एग्जांपल है वो एक और आउटपुट प्रोग्राम की लिखे हैं। ये प्रोग्राम है, आपने स्क्रीन पे लिखना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, और एक रूल याद रखें जो मैंने पहले आपसे बात की थी, वो अब ज्यादा क्लियर होगी, और वो ये है कि आई प्लस प्लस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आई की जो भी वैल्यू है उसे इस्तेमाल कर लो, और जब वो एक्सप्रेशन खत्म हो गया उसके एंड पे आई की वैल्यू इंक्रीज कर देना, और पहले इस्तेमाल करना है। और प्लस प्लस आई का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू इस्तेमाल करने से पहले आपने इंक्रीज करनी है। एक दफा इंक्रीज हो गया उसके बाद आप आई की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की बात थी। खैर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो है इसका कोड, इसकी आउटपुट लिखें, इस कोड की बताएं क्या होगी आउटपुट, स्क्रीन पे लिखें। और ये याद रखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये राउंड या कर्ली ब्रैकेट नहीं होता सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। यानी राउंड ब्रैकेट वाली गलती भी कुछ लोग कर सकते हैं, तो राउंड वाला ना रखना, स्क्वायर ब्रैकेट, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ऑल राइट। इंट आई इज इक्वल टू 1, पहले आई भी लिख देते हैं। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने सी आउट क्या करना है, अरे आई में 1 पड़ा हुआ है, तो अरे 1 कौन सी जगह है, ये है 5, तो स्क्रीन के ऊपर 5 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद क्या कराना है, अरे आई प्लस प्लस, तो आई में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ा हुआ है। पहले आप 1 को इस्तेमाल करें, यानी अरे 1 पे जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट करें। उसके बाद वैल्यू आई की वैल्यू को इस्तेमाल करने के बाद आपने उसे इंक्रीज करना है। तो अब आप आई की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, विच इज 2। अगली लाइन पे आ जाए, अगली लाइन क्या है, अरे प्लस प्लस आई, तो आई में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, पहले उसे प्लस प्लस करें तो वो 3 हो जाएगा। अब आपने अरे 3 वाले सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है विच इज 7, उसे सी आउट करा दें, और उसके बाद आपका रिटर्न 0 प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये गलती लोगों से हुई होगी कि कुछ लोगों ने 5, 6, 7 कर दिया होगा। ठीक है, मैं फिर आपको कह दूं कि आप जब आई प्लस प्लस करते हैं तो उसका मतलब है कि आई की जो भी वैल्यू है उसे इस्तेमाल कर लें, और अगली लाइन पे जाने से पहले आप उसे इंक्रीज बाय 1 कर देना। पर प्लस प्लस आई का मतलब है कि पहले आप उसे इंक्रीज करेंगे, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फिर कह दूं,
बल्कि यहां पे लिख ही देता हूं, यहां पे आई की वैल्यू 1 है, यहां पे आई की वैल्यू क्या होगी, यहां पे भी आई की वैल्यू 1 ही है, और ये लाइन जब खत्म हो जाएगी उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहां पे प्लस प्लस आए हैं, यानी 2 को पहले इंक्रीज करें तो 3 बन गया। तो बेसिकली आपके क्या प्रिंट हो रहा है, पहले अरे 1 प्रिंट हो रहा है, अगली लाइन पे अरे 1 प्रिंट हो रहा है, और उससे अगली लाइन पे अरे 3 प्रिंट हो रहा है। एक बार फिर आई में क्या पड़ा हुआ है, 1, इस आई में क्या पड़ा हुआ है, 1, उसे इस्तेमाल कर लें, जब एंड एल हो जाएगा तो एंड एल के बाद उसे 2 कर दें, और इस यहां पे अरे में क्या पड़ा हुआ है, आई में 2 पड़ा हुआ है, पहले उसे इंक्रीज करें, आई 3 हो गया, अब उसे अरे के सबस्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल कर लें, अरे स्क्वायर ब्रैकेट 3, और उसके बाद जो है फिर आपका एंड एल होगा, और उसके बाद रिटर्न 0 हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये एक बार कोड रन कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए ये मेरा बात जो है। आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई दो फर्क चीजें होती हैं। आई प्लस प्लस में पहले आई की वैल्यू इस्तेमाल होगी, फिर इंक्रीज बाय 1 करेंगे। प्लस प्लस आई में पहले आई की वैल्यू को आप इंक्रीज बाय 1 करेंगे, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन था उसके अंदर उस वैल्यू को आप इस्तेमाल करेंगे। एनी क्वेश्चंस क्लास? अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लें। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। ऑलराइट देन, इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।